नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं हम लोग के इस एपिसोड में आज मैं बात करूंगा दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स की, जो अब लगभग सारे रिजल्ट इस समय डिक्लेयर हो चुके हैं एक्सेप्ट 8 रिजल्ट्स के। इसमें से लीड और रिजल्ट जीती हुई सीटें मिला के बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती और कांग्रेस शून्य पर रही है। और दूसरी किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुला, जिसमें से AIMIM ने काफी कुछ दावा किया था कि वो कुछ इसमें कर पाएंगे। तो जैसा कि कल या परसों जो एग्जिट पोल के विभिन्न एजेंसियों ने रिजल्ट दिए थे उनमें सच साबित हुआ। उन्होंने लगभग 50 के लगभग एवरेज आया था, 48 से 50, और वैसा ही हुआ। और 20-22 आम आदमी पार्टी को मिलनी थी, तो वो सीटें मिली। रिलेक्टेंटली लोगों ने एक या दो सीट कांग्रेस को दी थी, पर उनको नहीं मिले। कांग्रेस ने वास्तव में चुनाव में हाफ हार्टेडली लड़े, और फिर जैसा नतीजा होना था। और कांग्रेस को ये अनुमान था कि उसको कोई एक सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए कल राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो डाइवर्शन था वो महाराष्ट्र की ओर कर दिया। दिल्ली तो गया भाड़ में। अब महाराष्ट्र में हार के खोज ढूंढेंगे, और तब तक लोग भूल जाएंगे कि वो दिल्ली में हारे हैं। तो कल का जो वो था, बेसिकली राहुल गांधी का अटेम्प्ट महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग को कटघरे में करने का, वो केवल इसलिए था ताकि लोग ये बात नहीं करें कि दिल्ली के चुनाव में उनकी पूरी हार हुई है या उनकी बहुत ही बिलो सेटिस्फेक्ट्री परफॉर्मेंस रही है। तो अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो परसेंटेज मिला है वोट का, वो 43.55% आम आदमी पार्टी को मिला है, 45.90% बीजेपी को है, और कांग्रेस को है 6.35%, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यानी उनके वोट में 2-2.5% के इजाफा हुआ है। और बीजेपी ने भी 5-6% का करीब वृद्धि हुई है, और आम आदमी का 13% की गिरावट आई है। तो जब इसमें जो मैं मुख्य कारण बताता हूँ कि जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी ने जो 17 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें उनके जो उनमें से 10 के करीब सीटें उनमें जीती है, और उन सीटों में उनके जो मार्जिन है वो 10,000 से 43,000 तक है। तो ये एक कारण है। और बाकी जो हारी भी है उनमें बीजेपी का काफी कम मार्जिन रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम क्षेत्रों में जम के आम आदमी पार्टी के पक्ष में मत गिरा, और इसके नतीजे के तौर पर ओवरऑल जो परसेंटेज है वो उनका काफी ऊंचा हो गया, और लगभग बीजेपी से बराबर हो गया। केवल 2.45% का डिफरेंस है। तो एक आम आदमी के प्रवक्ता से जब पूछा गया तो उनको कहा कि आपको दिल्ली में जनता ने सबक सिखा दिया है लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अरविंद केजरीवाल को 45.9% लोगों ने वोट दिया है, नहीं दिल्ली में अभी भी हमारी ताकत है। और बात सही भी है। उनका बीजेपी को दिल्ली के सभी लोगों ने नहीं नकारा है। और ये जो मल्टी पार्टी राजनीतिक गणतंत्र है, इसमें ऐसा होता ही है। और तो इसलिए उनको ये कहना कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया, ये बात सही नहीं है। अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उनको। हालांकि सीटें जैसा कि होता है इसमें ऐसा ही सिस्टम है। ऐसा मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 1989 के इलेक्शंस में बीजेपी को 85 सीटें मिली थी, 4 से बढ़ के 85 सीटें हो गई थी, नहीं 2 से बढ़ के 85 सीटें हो गई थी, जबकि उनके परसेंटेज ऑफ वोट में मामूली 6 या 7% परसेंटेज का इजाफा हुआ था। और राहुल गांधी ने पूछा था कि ये कैसे, राहुल नहीं राजीव गांधी थे उस समय, ये कोई जरूर न घपला हुआ है, जबकि उनकी सरकार ने चुनाव करवाए थे। ये घपला हुआ, अदरवाइज इतने कम परसेंटेज वोट बढ़ने पे इतनी ज्यादा कैसे सीटें बढ़ जाती। तो ये है एक लेकुना कहें या एक खूबी कहें मल्टी पार्टी इलेक्शंस की, कि इसमें ऐसा होता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा जो आर्ग्यूमेंट, जो ज्यादातर विश्लेषक और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 10 कम से कम ऐसी सीटें हैं जिसमें जो विक्ट्री मार्जिन है वो कांग्रेस के वोटों से ज्यादा कम है। यानी कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इलेक्शन 60 लड़ती तो 10 सीटों पे तो कम से कम बीजेपी की कम हो जाती, तो वो 48 से 38 पर आ जाती तब। यानी कि फिर भी वो एक तरह से बहुमत तो प्राप्त कर लेती, लेकिन अ, ये भी हो सकता है कि उस स्थिति में उनको बहुमत से और कुछ सीटें अगर हार जाती तो ये अंग असेंबली भी हो सकती थी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो वोट्स हैं
जो कांग्रेस को उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मिले जहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा ज्यादा वोट मिले हैं, तो क्या ये मान लें कि वो सारे वोट आम आदमी को पार्टी को ही जाते हैं और वो सारी सीटें जीत जाती है? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं वो एक वोटर हूँ और एक मेरा पड़ोसी वोटर है, हम दोनों ने कांग्रेस को वोट दिया। हम दोनों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मैंने जो कांग्रेस को वोट दिया वो इस वजह से दिया क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसने जो वोट दिया वो आम आदमी पार्टी को नहीं चाहता है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस थी, सेकंड प्रेफरेंस आम आदमी पार्टी थी, जबकि मेरे पड़ोसी की फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस थी, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस उसकी भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से परेशान था। मैं भारतीय जनता पार्टी से परेशान हूँ इसलिए कांग्रेस को वोट दिया, उसने आम आदमी पार्टी से परेशान है इसलिए उसने कांग्रेस को वोट दिया। अब अगर कांग्रेस नहीं होती तो मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देता, वो चूंकि आम आदमी पार्टी से परेशान है वो कांग्रेस को वोट देता। इसलिए ये कहना, ये इस तरह से गणित से, मैथमेटिक्स से चुनाव डिसाइड नहीं किए जाते हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस अगर साथ में लड़ते तो बीजेपी को 10-12 सीटों का नुकसान होता है, कहना गलत है। कोई जरूरी नहीं है, गणित से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। और दूसरी बात, ये फैक्ट कि कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़के, या जिस भी कहेंगे बेहतर चुनाव लड़के, पिछले पिछले जैसे भी चुनाव में बेहतर चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। वो केवल इसीलिए आई थी कि कांग्रेस ने उसको वॉकओवर दे दिया था। अगर देखा जाए तो 2013 के चुनाव में जब बीजेपी को 31 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, उस समय कांग्रेस का मत प्रतिशत था 24.6%। तो जब उनको 24.6% था तो आम आदमी पार्टी को केवल 28 सीटें मिली थी, और ये घट के 8% रह गया 2015 के इलेक्शन में। और बीजेपी, आम आदमी पार्टी को सारा का सारा कांग्रेस का वोट मिल गया, क्योंकि कांग्रेस ने इच्छा से चुनाव नहीं लड़ा, तो आम आदमी पार्टी जीत गई। और ऐसा ही 2020 में हुआ, जब वो परसेंटेज ऑफ वोट घट के और कम हो गया। तो ये एक्सप्लेन करता है कि आम आदमी पार्टी मल्टी पार्टी इलेक्शन में क्यों जीती 2015 और 20 में। जो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि कांग्रेस लड़ी अलग से और उसने नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को, तो इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीत गई, तो यही यही आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में जीती। तो इसलिए ये निगेट हो जाता है, इसके कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस लड़ी या नहीं लड़ी। और कांग्रेस को तो लड़ना ही था यहाँ पे, हालांकि वो लड़ने के बाद कोई प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और इन्होंने जैसा लोकसभा में शून्य की हैट्रिक बनाई, वैसे ही विधानसभा में भी शून्य की हैट्रिक बनाई 2015, 24 और 15, 20 और 24 में। तो डबल हैट्रिक, जैसे अभी रिसेंटली हर्षित राणा ने ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी, तो वो पहले ऐसे दुनिया के गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, यानी कि वनडे, इंटरनेशनल, T20 और टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 3-3 विकेट लिए। तो इस तरह से कांग्रेस ने शायद दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जो लोकसभा और विधानसभा दोनों में 3 इलेक्शंस में शून्य पे रही एक स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस की वजह से ही, कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी 2 बार सत्ता में आई थी। तो कांग्रेस की वजह से हारी, तो इनका उसको कोई मलाल नहीं होना चाहिए। और जो उनका आर्ग्यूमेंट है, जो जिसमें अपने आप को विजेता बता रहे हैं कि हम 10 साल में काम किया, उसके बाद भरोसे पे हमको 44% के करीब वोट मिला। तो इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये जैसा हरियाणा में भी यही हुआ था। हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख ले, जो कांग्रेस की या उन दलों की महा विकास आघाड़ी के परसेंटेज ज्यादा दिख रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि मुस्लिमों ने एक तरफ इन दलों को वोट किया। अब आप देख लीजिए, हरियाणा में मैं समझ में आता है कि ये दोनों अलग अलग लड़े और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट किया। एक या 0.0 कुछ या 1% वोट लेके उन्होंने कई सीटों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन साथ में तो तीनों दल महाराष्ट्र में लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, और लोकसभा की विजय के बाद लड़े थे, तो वहां पर क्यों वो हार गए?
इसका विश्लेषण वो नहीं करेंगे, वो केवल पहले ईवीएम और अब चुनाव आयोग और प्रशासन पे इसका ठीकरा फोड़ते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था वो मिल्कीपुर में हुआ था, जो अयोध्या नगरी के पास में है और जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा के में चुन लिए गए थे, और उनको अयोध्या का राजा कहकर संबोधित किया गया था। और यहाँ तक कि उनको फ्रंट सीट मिली थी बैठने के लिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनके बाद तीसरे आदमी को तो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि उन्होंने अयोध्या नगरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को हरा दिया था। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जिस विधानसभा सीट से थे मिल्कीपुर से, वहां पर बुरी तरह हारी है सपा। अ, उनके पुत्र वहां से लड़ रहे थे और वहां पे पासवान कोई बीजेपी कैंडिडेट है, वो जीत गया। तो वहां पर योगी जी ने फिर एक बार बता दिया कि भाई बॉस तो मैं ही हूँ किसी भी हालत में। हालांकि वहां पर वो अपनी संभवित हार को, जैसे राहुल गांधी ने अपनी संभवित हार को देख के कल अपना डाइवर्शन महाराष्ट्र की तरह कर दिया था, उन्होंने भी एक कफन ले जाकर चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए भेंट कर दिया था। और कफन ले जाना लोकतंत्र में, आप समझते हैं कि आप लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहे हैं या खुद अपने आप की मजाक बना रहे हैं? आपको एंटिसिपेट क्यों, अगर आपको हार लग रही है तो आपने अधिक मेहनत क्यों नहीं की, और फिर उसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। केवल प्रशासन और ईवीएम, ईवीएम तो अब छोड़ दिया, अब तो प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्यकाल प्रणाली विपक्षी दलों, विशेषकर राहुल गांधी और सपा के हाथ में है अभी। आज केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया हार के बाद, अपनी स्टेटमेंट दिया हार के बाद, अपनी बहुत ही सौम्य स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि हमने काम किया, कोशिश की, अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन हम हार गए और हम इस हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये केवल आज के लिए है। कल से फिर वो सब चालू हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या, हमने इतनी शिकायतें की, वगैरह वगैरह, सारी बहानेबाजी चालू हो जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा कि हार के बहाने, हार के कारण ढूंढे तो कोई समझ में आता है, जैसा कि बीजेपी करती है, या लोग हार के बहाने ढूंढने शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि हम नहीं आ रहे हैं, हमको हराया गया है। तो यह तो चुनाव की बात हुई। अब इसका विपक्ष की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने पिछले बार आपको तीन संभावनाएं बताई थी, उसमें ये तीसरी संभावना हुई है जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और काफी कमजोर प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। तो इस स्थिति में विपक्ष फिर एक बार डिसहरे में आ जाएगा। और अगर कहीं ज्यादा से ज्यादा हुआ तो दूसरी संभावना मैंने बताई थी कि तीसरा फ्रंट एक बनेगा, जिसमें ममता बनर्जी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और ऐसे नेता होंगे। और शायद लेफ्ट को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, और वाईएसआर और बीआरएस ये भी शामिल हो जाएंगे। डीएमके भी शायद इसी में शामिल हो जाएगा कि वो तो सत्ता के निकट रहना चाहता है। और तो एक ये तीसरा फ्रंट बनेगा और होगा। इसमें ये लोग कांग्रेस को कितना कन्विंस कर पाएंगे, या अगर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले तो फिर इसमें एक बात बन सकती है, इंडी गठबंधन को रिवाइव किया जा सकता है। अन्यथा तो कांग्रेस को इन सभी दलों ने, जैसा कि ये सब मिलके लड़े थे दिल्ली में, और कोई बुरी पर कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस थी इनकी, तो ये लोग कांग्रेस को डोमिनेट करने देंगे विपक्ष में या नहीं ये कह नहीं सकते। लेकिन बीजेपी के लिए और भारत के लिए शायद एक शुभ है कि जो राष्ट्र की राजधानी है वहां पर उसी दल का की सत्ता है जो केंद्र में सत्ता में है, तो उससे जो काफी इंटरनेशनली रिप्यूट अच्छी रहती है। और फिर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड काम करने का अच्छा रहा है। यमुना फ्रंट की बात मोदी जी ने की है, और बहुत कुछ कार्य होंगे और काफी तेजी से कार्य होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री चुनने में उनको उतनी ही देर लगेगी जितनी महाराष्ट्र में लगी। इतना अभी भाजपा के लिए भी आसान नहीं है। परवेश वर्मा चुनाव जीत गए और रमेश बिदुड़ी हार गए चुनाव, और ये एक आम आदमी पार्टी में मार्लिना, आतिशी मार्लिना ही एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मानुल्लाह खान है और राय, गोपाल राय, ये तीन बड़े बड़े नेता चुनाव जीते हैं। अदरवाइज तो अ, मुख्यमंत्री केजरीवाल हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए हैं, सत्येंद्र जैन हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं। तो अब दो दिन में आपको मैं भी इसके बीच में दिखाए होंगे, आपने देखे होंगे जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और एक बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली है कि केजरीवाल अब दिल्ली से मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो महाराष्ट्र पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। और उन्होंने
मान को ये कहा है कि भाई मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा, अब आप हट जाओ। इस पर मानने का ऐसी मैं हटूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज फार्मूला ऑड इवन कर लेते हैं। ऑड डेज पे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, इवन डेज पे आप मुख्यमंत्री होंगे। तो इस हल्के फुल्के जोक के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। आप दिल्ली के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब तो मैं समझता हूँ कि आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।